नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं बिहार जीविका परीक्षा के लिए दोस्त ये जीएस, जिसमें 5000 क्वेश्चन का इसमें सीरीज चल रहा है। तो दोस्त इस सीरीज में 5000 जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो टॉप लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि जीविका में आपके जीएस इसी सबसे आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्त जो लोग जीविका की तैयारी कर रहे हैं मन से कीजिए, क्योंकि बिना एग्जाम क्लियर किए हुए आपको जॉब नहीं होगा। और एक बात तो ध्यान रखिए कि जितने भी जीएस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी 5000 में से रहेंगे, क्योंकि इसमें जो भी लोग एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दे दिया, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, अकाउंटेंट है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है या कम्युनिटी मोबाइलाइजर है, जितने भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया है, किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास और इसमें जो 5000 सीरीज चल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आज जो है लाइव का ये क्या है कि 7वां दिन है। ठीक है, तो ये 7वां दिन चल रहा है। 7वें दिन में काफी क्वेश्चन हमने कवर करा दिए हैं। तो चलिए पिछले दिन जहां तक के क्वेश्चन को हमने कवर कराया है उससे आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप याद करिएगा उस समय जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, क्योंकि उस समय हमें ही याद कीजिएगा और आप कहिएगा कि 5000 जो क्वेश्चन सच में दिया गया था उसी सबसे सवाल आया है। ठीक है, तो दोस्त बिल्कुल मिस मत करें और इग्नोर तो बिल्कुल मत करें। जो लोग नए होंगे वो तो सोचते होंगे थोड़ा सा वीडियो देख करके निकल लेते होंगे, लेकिन ये गलती करते हैं आप लोग। पूरा वीडियो देखिए, नोट्स तैयार करके रखिए, गारंटी देते हैं आपको इसी 5000 से क्वेश्चन आएगा। लिख के रख लीजिएगा, फिर उस समय हमको याद कीजिएगा। चलिए फिलहाल में क्या कर लेते हैं कि पिछले दिन जहां तक के हुआ था उसको हम आगे लेकर के क्या करते हैं कि चलते हैं। देखिएगा ये आपका सवाल है। पिछले दिन हमने 175 क्वेश्चन तक के हमने करा दिया था। कितने? 175 तक के क्वेश्चन को जो है कंप्लीटली करा दिया था। आज जो है 176 से शुरू कर रहे हैं। तो इस 176 में देखिएगा सवाल जो दिया गया है, आपका क्या सवाल दे दिया है कि पौधे के किस भाग का उपयोग करके केसर के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो पौधे जो केसर जो निकलता है, केसर आप लोग जानते हैं, जो महिला प्रेग्नेंट होती है बच्चों को सुंदर होने के लिए केसर का इस्तेमाल करती है। केसर खास करके जो है कश्मीर के एरिया में ज्यादा होता है। तो वो केसर जो होता है वो फूल के किस भाग से निकलता है ये हमें जानना है। देखिए केसर जैसे फूल जो होता है, आपको बताते हैं कि ये फूल जो होता है, फूल अगर देखिएगा फूल, तो यहां से क्या होता है कि फूल जो होता है, तो ये क्या होता है कि फूल का जो होता है क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। तो इसी वर्तिकाग्र से क्या होता है कि वर्तिका कहिए या वर्तिकाग्र कहिए, केसर निकलता है। आपको हम फोटो दिखा देते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है। ठीक है, देखिए आपको ये चीजें बताते चलते हैं। ये आपका क्या हो गया कि ये जो है पतली पतली सी रेशा की तरह जो क्या होता है कि ये केसर होता है फूल के, कश्मीर के एरिया में निकलता है, आपको बता दिए हैं। इसमें क्या होता है कि इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, तो ये वर्तिकाग्र बोलते हैं या वर्तिका बोलते हैं या वर्तिका बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी से क्या होता है कि ये जो है क्या होता है केसर निकलता है। तो क्या होता है कि जो लोग केसर जाते हैं तोड़ने के लिए, तो क्या करते हैं, क्या ये सब तोड़ तोड़ के लिए आते हैं? इतना वक्त नहीं रहता है कि एक एक करके सबको तोड़ता रहे। वो क्या करता है कि पूरे फूल को ही तोड़ करके ले आते हैं। अब फूल को पूरा तोड़ के ले आते हैं, उसके बाद आराम से घर में बैठ के 2-4 आदमी बैठ करके क्या करते हैं कि यहां से वर्तिकाग्र को धागा जो लेखा जो देख रहे हैं उसको निकाल निकाल के तोड़ा जाता है। तोड़ करके इकट्ठा किया जाता है, वो दौरी उड़ी में कहिए या बर्तन में कहिए या बड़े से एरिया में कहिए। अब उसके बाद जो है उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये कारा हो जाता है, सूख जाता है, इसमें से नमी निकल जाता है, उसके बाद जो है इसकी जो है पैकिंग की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद जो है मार्केट में आना शुरू करता है। तो ये प्रक्रिया होती है वर्तिकाग्र। याद रखिएगा, वर्तिकाग्र या वर्तिका, ये दोनों में से किसी में अगर क्वेश्चन देगा तो आराम से ठीक कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला नंबर, जल में निलंबित कोलाइडी जो कण होते हैं उसको किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? कोलाइडी विलयन जो होता है, कोलाइडी कण जो होते हैं जल में, तो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? तो जैसे मान लीजिए कि ये जो होता है क्या होता है कि जैसे जल हो गया, ठीक है, तो जल हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये जल हो गया, इसमें क्या होता है इस जल में कि इसमें कोलाइडी विलयन होते हैं। क्या होता है? कोलाइडी विलयन। ऐसे 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 कोलाइडी विलयन जो है पेंदी में नीचे बैठे होते हैं या कण के रूप में एक दो ऊपर तैरते रहते हैं। तो इसको अगर कण को हटाना तो कैसे निकालेंगे? हाथ से छान करके तो निकाल नहीं सकते हैं। इसके 2 प्रक्रिया होती है इसको निकालने का। पहली नंबर तो ये चीजें जान लीजिए कि इसको जो है क्या किया जाता है, जमा दिया जाता है। क्या? जमा दिया जाता है। जब जमा दिया जाता है इसको, तो जमा देने से क्या होता है कि ये जो कोलाइडी कण होते हैं, ये आप जो कोलाइडी कण देख रहे हैं, कोलाइडी
कोलाइडी कण जो देख रहे हैं, तो जमने के बाद क्या होता है कि ये पेंदी में नीचे जाकर के बैठ जाता है और उसको आराम से आप उसको अलग कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया होता है। दूसरा प्रक्रिया होता है कि इसमें जो है फिटकिरी मिला दिया जाता है। क्या? फिटकिरी। फिटकिरी मिला करके क्या कर सकते हैं कि इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिटकिरी मिला करके। तो सबसे बेटर का प्रक्रिया इसमें दे दिया है कि जमा दीजिए और उसको जो है क्या है निलंबित कण को हटा दीजिए। ये निलंबित कण के वजह से ही क्या होता है कि प्रकाश का आप जो टिंडल इफेक्ट देखते हैं, टिंडल प्रभाव देखते हैं, वो देखने के लिए मिलेगा। जब इस पे लाइट मारिएगा तो कण पे लाइट पड़ेगा और लाइट क्या होता है कि ये जो है चारों ओर ऐसे ऐसे क्या होता है कि छितरा जाता है। तो ये छितराने की क्रिया ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है, मतलब प्रकाश प्रकिरणित हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। दिखा देते हैं, फोटो भी दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये पानी हो गया। इसमें क्या है कि आपका जो है कोलाइडी विलयन मिला हुआ है। इसमें कोलाइडी विलयन मिला हुआ है और ये बड़े बड़े है, ये छोटे छोटे। तो जो छोटे छोटे होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो इसका साइज जो है अगर बातें कर लेते हैं, इसकी साइज की हम बातें कर लेते हैं। एक मिनट। इसकी साइज की अगर बातें कर लेते हैं तो दोस्त ये चीजें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कोलाइडी विलयन होते हैं, क्या? कोलाइडी कण कहिए। ये कोलाइडी कण जो होते हैं, इसका आकार जो होता है, आकार कभी कभी पूछ देगा कि किस आकार का होता है, जो दिखाई नहीं देता है। तो 1 नैनोमीटर के आसपास में क्या होता है कि इसका आकार होता है। ठीक है, इसमें अगर कहा जाए तो इसमें कोलाइडी विलयन का आकार कितना होता है, तो एक ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 1 नैनोमीटर। कितना? 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से लेकर के जो है 1 माइक्रोन के बराबर होता है। कितना? 1 माइक्रोन के बराबर होता है। ध्यान रखना है, इसमें जो होता है, इसमें कण जो होता है वो 1 माइक्रोन से बड़ा होता है। 1 माइक्रोन से ये बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोन से क्या होता है कि ये बड़ा होता है, कोलाइडी विलयन जो होता है सो, जिसमें बड़े बड़े होते हैं। तो इसको जो है जमा करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जमा करके। ठीक है, जमाना नहीं है भाई, जमा करके। फ्रीजिंग। क्या? फ्रीजिंग करके आप इसको कोलाइडी कण को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा। अगला नंबर ये सवाल दे दिया कि ग्रिप्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ग्रिप्स रोग होता कहां पे है, किस तरह की होती है। जब आपको ग्रिप्स रोग होती है तो जान लीजिए कि आपकी आंखें जो होती है, नॉर्मल आंख जो होती है, ये बड़ा आंख ऐसे हो जाता है जब ग्रिप्स रोग होता है। तो नॉर्मल आंख तो ऐसे हो गया ना, ग्रिप्स रोग होगा तो ऐसे हो जाता है। ये ग्रिप्स रोग होता कैसे? तो ये थायराइड ग्रंथि जो होता है, तो यहां से हार्मोन का स्त्राव होता है। गले में थायराइड ग्रंथि होता है, तो यहां से थायरोक्सिन का क्या होता है कि हार्मोन्स का जो है स्त्राव होता है। तो ये जो नॉर्मल मात्रा में, जितना सामान्य मात्रा में स्त्राव होता है यहां से, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में जो है यहां से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से स्त्राव होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो होता है ये ग्रिप्स रोग हो जाता है। ग्रिप्स रोग में आंखें बड़ी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये थायराइड के क्या होता है कि अधिक मात्रा में स्त्राव होने से, थायराइड की अति सक्रियता, मतलब कि ज्यादा सक्रियता, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा निकलना शुरू कर देता है इसकी वजह से। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये नॉर्मल है। ये क्या है? ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल में आपका इसका आई देख लीजिए, ये थायराइड है। तो यही पे होता है, तितली जैसा होता है, थायराइड होता है, नॉर्मल मात्रा में निकलता है। तो ये हो गया। ये ज्यादा मात्रा में जब निकलता है तो इसकी आंखें देखिए बड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसी से ग्रिप्स रोग होती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट नंबर सवाल देख लीजिएगा। अगला नंबर जो सवाल दिया गया है आपको ये कि एक सफेद ए को गर्म करने पर कहता है कि एक गैस छोड़ता है जो चूने पानी को क्या करता है कि दूधिया कर देता है। अब इसमें कहता है कि अब शेष गर्म होने पर कहता है कि पीली रंग, लेकिन ठंडा होने पर जो है सफेद हो जाती है। तो ये क्या होगा, ये ठोस जो होगा वो किस रूप में होगा। तो सब पानी पी लेते हैं, वेट। चलिए देखिए, चूने पानी को, इसमें कहता है ना कि एक सफेद ए है, ठोस है, जिसको गर्म करने पर गैस छोड़ती है, चूने पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने पानी को जो दूधिया कर देता है कौन करता है?
CaCO3 होता है। चूने पानी को जो दूधिया कर देता है वो करता कौन है? तो ये करता है जिंक कार्बोनेट। कौन? जिंक कार्बोनेट करता है। क्योंकि जब इसको गर्म करते हैं, जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पे ये क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड प्लस यह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है कि चूने पानी को दूधिया करता है। चूने पानी को ये दूधिया करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा, यही चूने पानी को दूधिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सो। तो ये आपका क्या होगा कि जिंक कार्बोनेट जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। बाकी आज सब में देखिएगा लेड है, तो लेड तो बिल्कुल नहीं जाता है, लेड अभिक्रिया नहीं करेगा इसमें जाकर के चूने पानी से। ठीक है, अगला नंबर सवाल देख लीजिएगा। अगला नंबर सवाल आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत अस्कंदन होता है? तो सबसे मजबूत अस्कंदन कहने का मतलब क्या होता है? सबसे मजबूत अस्कंदन कहने का मतलब क्या होता है? तो सबसे मजबूत अस्कंदन देखिएगा यहाँ पे दिया होगा स्ट्रॉन्ग जो है कोलगुलेंट। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कोलगुलेंट जो होगा इसमें से कौन होगा? जिंक क्लोराइड दे दिया है, एल्युमिनियम क्लोराइड दे दिया है, बोरियम क्लोराइड दे दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। तो सबसे अच्छा जो होता है ये एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है सो क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसको AlCl3 कहा जाता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। नहीं तो आपको जो है FeCl3 दे देगा, ये दोनों दे देगा, ये दोनों में से किसी एक को आप मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिएगा। अगला नंबर दे दिया है कि वह गुण जो प्रकाश तरंग को देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश तरंग में देखा जा सकता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं देखा जा सकता है, ये इसमें से है कौन सी घटना? देखिए, तो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग लगभग जो है सेम ही होता है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। होते क्या है डिफरेंट? तो देखिए आपको बताते हैं कि ध्वनि तरंग की अगर बातें कर लेते हैं, प्रकाश तरंग की, ध्वनि तरंग की, दोनों की अगर बातें करते हैं तो इसमें भी विवर्तन देखने के लिए मिलेगा आपको, दोनों में देखने के लिए मिलता है विवर्तन। ठीक है, जिसको डिफ्रेक्शन कहते हैं हम लोग। अपवर्तन भी मिलती है दोनों में देखने के लिए, अपवर्तन प्रकाश में भी होता है, ध्वनि में भी अपवर्तन होता है। ध्रुवीकरण नहीं मिलेगा देखने के लिए, व्यतिकरण मिलता है, ध्रुवीकरण नहीं होता है। तो ध्रुवीकरण जो होता है वो किस में होता है? ये प्रकाश में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये प्रकाश में होता है, प्रकाश में होता है ये। लेकिन ये चीजें ध्यान रखिएगा कि ध्वनि में नहीं होता है। क्या? ध्वनि में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है थोड़ा समझिए, क्योंकि ध्वनि जो होता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ध्वनि जो होता है, ध्वनि ये क्या होता है कि समांतर जो है गमन करती है। क्या करती है? समांतर गमन करती है, समांतर गमन करती है। तो इसलिए ये क्या करती है कि पोलराइजेशन जो होती है वो नहीं बनाती है। प्रकाश क्या होता है कि लंबवत गमन करती है, तो इसलिए पोलराइजेशन बनाती है, ध्रुवीकरण बनाती है। तो प्रकाश में ध्रुवीकरण आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रकाश लंबवत चलती है, ध्वनि लंबवत नहीं चलती है, ध्वनि समानांतर चलती है, इसलिए उसमें पोलराइजेशन नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं सवाल। अगला नंबर देख लीजिएगा। अगला नंबर ये सवाल आपको दे दिया है कि पानी में लोहा और मैंगनीज का किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? देखिए, पानी में अगर मान लीजिए कि लोहा या मैंगनीज है तो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं? उसको निस्पंदन की मात्रा कहते हैं, फिल्टर करके। क्या? फिल्टर करके इसको हटा सकते हैं आप, फिल्टर करके आसानी से हटा सकते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देख लीजिए। अगला नंबर सवाल कहता है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है, ये जानना है। लाल चने से न दे दिया है, हाँ, लाल चने से कौन सा एंजाइम? हमको लगा लाल चने में कौन सा एंजाइम। भाई चना वना में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। कह दे कि रोटी में कौन सा एंजाइम होता है, दाल में कौन सा एंजाइम होता है, चना में कौन सा एंजाइम, तो ये सब में कोई एंजाइम नहीं होता है। शरीर में अपना एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया में मदद करता है। इसमें कहता है कि लाल चने से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है, तो लाल चने जो हम खाएंगे उससे कौन सा एंजाइम प्राप्त होगा ये जानना है। उससे होता है डाइजेस्टर। क्या होता है? डाइजेस्टर। ये डाइजेस्टेज क्या होता है कि चने से एंजाइम जो होता है वो प्राप्त होता है, चने में होता नहीं है, चने से प्राप्त होता है। जब हम इसको खाते हैं तो चना जब खाएंगे क्या होगा? चना जब हम खाएंगे, जब खाएंगे, खाने के बाद क्या होगा कि स्टार्च बनता है। क्या बनता है? स्टार्च बनता है। स्टार्च से क्या होता है कि माल्टोस। क्या? माल्टोस बनता है। माल्टोस कह दीजिए, या एक तरह से ये चीजें कहिए कि शर्करा। क्या होता है? शर्करा। ये शर्करा का निर्माण होता है, तो इसी से होता है। इसमें ये एंजाइम जो होता है डाइजेस्टेज एंजाइम होता है, जो इसको टुकड़े टुकड़े में क्या होता है कि तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? टुकड़े टुकड़े में तोड़ने का काम करता है। और अपने शरीर में जान लीजिए कि जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज,
तो ये डाइजेस्टर जो है क्या करता है कि इसको जो है स्टार्च को जो है टुकड़े टुकड़े में तोड़ता है। पेप्सिन जो होता है अपने अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पेप्सिन। तो इसमें चना में क्या होता है कि प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को क्या करता है, ये पचाने का काम करता है या तोड़ने का काम करता है, एक तरह से कहिए, ठीक है, पचाने का काम करता है या तोड़ने का एक तरह से कहिए कि पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है या पचाता है, और उसके बाद ये उसको ब्लड में भेज देता है, उसके बाद सारे अंगों में जाता है ये, ठीक है। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ जो है ये चीजें जान लीजिए कि सिर्फ चना ही नहीं कहिए इसको, ये डाइजेस्टर जो होता है ये चना में भी तो पाया ही जाता है, साथ में ये चीजें जान लीजिए कि दाल में भी पाया जाता है, जैसे कि अरहर के दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, ये हो गया, या मसूर का दाल हो गया, ये हो गया। इस सब में आपको स्टेज जो है क्या होता है कि ये एंजाइम जो होता है से प्राप्त होता है, सबसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है कि उस यौगिक को चिन्हित करना है जो आयनिक सहसंयोजक कहता है कि और उप संयोजक बंधन में मौजूद होता है। ये कौन होता है, तो ये NH, जान लीजिए कि NH जो है ये 4Cl मतलब कि अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये सहसंयोजक बंधन बनाने में काफी मजबूत होते हैं, ये सहसंयोजक उप संयोजक जो है बनाते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगला नंबर सवाल देख लीजिएगा, अगला नंबर सवाल आपको दे दिया गया है, इसमें क्या दे दिया है, ये दे दिया कि कायरेटोफिली कहाँ होता है, कायरेटोफिली का अर्थ क्या होता है। तो बहुत आदमी इसको मार देंगे क्योंकि इसको लगता है कि क्लोरोफिल होता है या क्लोरोफिली होता है, तो बहुत आदमी जो है पौधों को लेकर के मार देंगे या पत्ती को लेकर के मार देंगे, जो 100% गलत होगा, इसको मत मारिएगा। ये जान लीजिए कि कायरोटोफिली जो दे दिया है ये होता कैसे है, कि जब चमगादड़ जो होता है, क्या, चमगादड़ जो होता है ये क्या करता है कि फूल जो होता है, तो फूल के परागन होता है, परागकण, फूल के परागकण होते हैं। तो परागकण को लेकर के क्या करते हैं कि इसका जो है परागकण से लेकर के जो है दूसरे फूल में जब डालते हैं, तो परागकण से लेकर के दूसरे फूल में जो डालते हैं तो निषेचन होता है, फूलों का निषेचन होता है। क्या होता है, फूलों का निषेचन होता है, फूलों का निषेचन होता है। तो फूलों का जो निषेचन होता है वही प्रक्रिया जो कहलाता है ये काइटोरोफिली का कहलाता है, जो चमगादड़ के मदद से होता है, ठीक है। चमगादड़ किसी फूल पे बैठेगा, कोई किसी पौधे पे वहां से चोंच मारता है, किसी दूसरे पौधे पर जाकर के फूल को चोंच मारता है, तो वहां से क्या होता है कि परागकण एक दूसरे के फूल में चला जाता है, फिर फूलों का क्या होता है कि वहां पे निषेचन होता है। यही आपका क्या कहलाता है कि काइरोटोफिली कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, अगला सवाल आपको ये चीजें दे दिया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन, तंत्रिका कोशिका, जो मनुष्य के पूरे शरीर में फैली होती है, ब्रेन से लेकर के पैर से लेकर के पूरा हाथ तक के पूरे हर बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं ये। तो ये एक मैसेंजर का काम करता है, अगर आपको कोई बाहर से टच कर दिया था, इसका सूचना जो है मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, पता चलता है कि कौन टच किया है, ठीक है। तो ये तंत्रिका तंत्र होता है जो सबसे बड़ा होता है। कई सारे तंत्रिका तंत्र जो होते हैं 1 से लेकर के 1.5 मतलब कि मीटर के आसपास में लंबी होती है, इतनी मीटर लंबी होती है कुछ तंत्रिका तंत्र होते हैं सो, ठीक है। तो ये सबसे लंबी मानी जाती है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, अगला नंबर ये सवाल दिया कि अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें शामिल होता है। तो अम्लीय जो वर्षा बरसता है उसमें क्या होता है, कभी कभी ये चीजें देता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण बनता है। तो कारण जो होता है अम्लीय वर्षा बरसने का वो अलग होता है। अम्लीय वर्षा का कारण जो होता है वो कौन कौन होता है ये जान लीजिए। अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है तो वो होता है H2S होता है, मतलब कि हाइड्रोजन सल्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड कहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड उसको बोलते हैं। ये दोनों होते हैं। तो जो क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद जो है जो वर्षा बूंद के रूप में जो टपकती है पानी, बूंद के रूप में जो टपकती है पानी, तो ये चीजें जान लीजिए कि इसमें जो होता है H2SO4 होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ये अम्लीय बनाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन सल्फेट ऊपर जाकर के पानी के साथ रिएक्ट करता है, फिर जो है क्या करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देता है, ठीक है, H2O से। और वही क्या होता है कि अम्लीय के रूप में क्या होता है कि बरसता है। तो बरसने से क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत सारी इमारत पर पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड जिस भी चीज पे अगर पड़ती है तो उसकी चमक को क्या करती है, खत्म कर देती है।
जैसे कि ताजमहल है, देखिएगा तो अब जो है उसकी धीरे धीरे चमक खत्म हो रही है, क्योंकि वहां पे क्या कि आसपास में बहुत सारे फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है हाइड्रोजन सल्फेट नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है और वायुमंडल में जाकर के मिलकर के अम्लीय वर्षा खूब होती है, तो वहां से धीरे धीरे उसकी चमक खत्म हो रही है। इसीलिए बहुत सारे फैक्ट्री को वहां से क्या किया गया है कि साइड कर दिया गया है कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्योंकि उसकी जो है चमक खत्म हो रही है, जो ऐतिहासिक धरोहर है वो उसकी जो है कहीं एक तरह से खत्म हो रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हटाई गई है। तो ये चीजें होती है, इसको ध्यान में रखना है। आपका करेक्ट आंसर जो होगा सल्फ्यूरिक एसिड होगा ये। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, अगला नंबर सवाल जो दिया गया है ये कि सक्रिय अपांक उपचार को क्या कहा जाता है। देखिए इसमें सक्रिय दे दिया, अपांक के उपचार को क्या कहते हैं ये जान लीजिए। उसको जो हम लोग कहते हैं एक तरह से कहिए कि जैविक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक उपचार कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखिएगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसमें से होता क्या है ये हमें जानना है। देखिए कास्टिक सोडा जो होता है उसका सूत्र जो होता है NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये कास्टिक सोडा होता क्या है? तो ये एक तरह से क्या होता है कि प्रस्फुटनशील होता है। क्या होता है? प्रस्फुटनशील इसको कहा जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये या कास्टिक सोडा का ये, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ट्रैफिक जो होता है, सिग्नल के जो बत्ती होते हैं रेड, उसको जो है क्या होता है कि रेड बत्ती को सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला नंबर ये जान लीजिए कि लाल रंग का जो इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक में, क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो जान लीजिए कि तरंग दैर्ध्य इसका अधिक होता है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य जो होता है तो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। दूसरा इसका कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है कि लंबी दूरी तय करता है, ये है लंबी दूरी तय करता है। तीसरी चीज ये कारण होता है कि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन या इसका फैलाव कहिए, इसका फैलाव कहिए, फैलाव जो होता है वो बहुत कम होता है। ये सब वजह से क्या होता है कि जो है इसका इस्तेमाल जो होता है लाल रंग का, वो खतरों के रूप में जो है सिग्नल में जो है ट्रैफिक सिग्नल में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिएगा इसमें कहता है कि यह सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह लंबी दूरी तय करती है और आसानी से इसको देखा जा सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, अगला नंबर सवाल आपको दे दिया कि न्यूरॉन क्या होता है। तो तंत्रिका तंत्र का है एक यूनिट होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन दे दिया ना, हाँ न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का ही क्या होता है कि एक मूल इकाई होता है न्यूरॉन। जो इस तरह का क्या होता है कि इसका संरचना आपको देखने के लिए, ये इस तरह का संरचना जो है देखने के लिए मिलता है न्यूरॉन का, ठीक है। इस तरह की संरचना आपको देखने के लिए मिलता है, तंत्रिका तंत्र का ही एक इकाई होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिएगा, और इसका काम होता है सिर्फ मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का। अगला देखिएगा, कहता है कि सेल्यूलोसिक भित्ति जो होती है वो किस कोशिका में पाई जाती है। देखिए सेल्यूलोज की जो भित्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है पादप में पाई जाती है। किसमें? पादप में। पादप मतलब कहने का मतलब कि पौधों में पाई जाती है, ठीक है। इसे खा करके आम इंसान इसको नहीं पचा सकता है। इसको पचाने के लिए लंबी आहार नली चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि शाकाहारी जंतु में ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये शाकाहारी जंतु ही इसको क्या कर सकते हैं कि डाइजेस्ट कर सकते हैं, मनुष्य नहीं करता है इसको, ठीक है। अगर आप घास फूस खाइएगा तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा, इसके लिए लंबी आहार नाल चाहिए। अगला नंबर देखिएगा, कहता है कि गुर्दे की निस्पंदन इकाई क्या होता है। गुर्दे में जो निस्पंदन इकाई होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो होता है ये कहां पे होता है? तो गुर्दे मतलब कि किडनी। कहां? गुर्दे मतलब कहने का मतलब किडनी। अगर किडनी भी नहीं समझ रहे हैं तब दिक्कत है। ये किडनी कहने का मतलब आप बता दीजिए, जैसे कि ब्रेक जो सीम के आकार का होता है उसी के अंदर में ये क्या होता है कि नेफ्रॉन होता है, ठीक है। इसका काम होता है कि ब्लड को और जो पानी को फिल्टर करने का काम होता है। तो ब्लड में जो अशुद्धियां होती है उसको छान करके क्या करता है, मूत्र के रूप में निर्माण करता है, उसको जो है जा करके जो है वो मूत्राशय में इसको भेजने का काम करता है, ठीक है। मूत्राशय नली होता है उसी के सहारे जाता है ये। तो नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, पानी को फिल्टर करता है, यूरिया जैसे चीजों को छान करके अपशिष्ट पदार्थ को मूत्राशय में भेजता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, अगला नंबर ये सवाल दे दिया है कि उच्च पौधे के बीजों में पोषक उत्तक जो होता है क्या कहलाता है। देखिए उच्च पौधे के बीजों में जो पोषक कहता है कि उत्तक जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब एंडोस्पर्म होता कहाँ है पौधे में? समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई बीज लगाते हैं, क्या करते हैं? बीज मिट्टी में क्या किए कि कोई बीज को हम डाल दिए, इस तरह से ये बीज हो गया, सीड हो गया ये। तो ये बीज को हम डाल दिए, तो
तो ये बीज जो होता है, बीजे में क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो होता है यहाँ पे पाया जाता है। ये एंडोस्पर्म कब तक रहता है? तो जब तक पौधे धीरे धीरे विकास करते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे ऐसे अंकुरन होता है, फिर भी ये इसमें रहता है। फिर पौधा क्या होता है कि थोड़ा सा जो है ये बड़ा होता है, फिर पौधा क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर भी ये रहता है। फिर पौधा क्या होता है कि ऐसे क्या होता है कि जो है ये बड़ा होता है, इस तरह से बड़ा होता है, फिर यहाँ से इसके पत्ती उत्ती निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर भी एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म कब तक बनी रहती है, ये चीज समझ लीजिए। तो जब हम लोग बीज रोपते हैं, चाहे चना का बीज रोपे या मक्का का या गेहूं का या धान का, किसी चीज का रोपे, तो उसमें एंडोस्पर्म रहता है। इसमें ये काम क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ये क्या करता है? इसको ऊर्जा देता है। ठीक है, ऊर्जा देता है कि भाई बढ़ो, ऊपर बढ़ो, डेवलप करो। तो ये डेवलप करता है। ये कब तक करता है? तो जब तक जो है ये पौधा जो है खुद प्रकाश संश्लेषण करना शुरू ना कर दे, तब तक एंडोस्पर्म जो होता है इसी के अंदर में मौजूद होता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि चलो ठीक है, मां से बच्चे जो है जन्म लेते हैं, तो बच्चे कब तक दूध पीते रहते हैं? जब तक वो अपने हाथों से या खाना शुरू ना कर दे, तब तक वह मां का क्या करता है कि दूध पीते रहता है। तो ठीक वही तरीका होता है इसमें भी। ये एंडोस्पर्म बीज में तब तक जो है इसको ऊर्जा देते रहता है जब तक जो है पौधा बड़ा होकर के प्रकाश संश्लेषण करना शुरू ना कर दे। ठीक है, चलिए, हाँ, जैसे कि ये आपको फोटो देख लीजिए, ये एंडोस्पर्म यहाँ पे होता है, ये एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म है। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डेवलप होता है, फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा सा डेवलप होता है। जब इससे जो है क्या होता है कि ये जो है पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है, जब इसका प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाता है, तब एंडोस्पर्म जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, जड़ में पाया जाता है एक तरह से। अगला नंबर देख लीजिएगा। अगला नंबर सवाल दे दिया है कि ईस्ट का महत्वपूर्ण स्रोत होता क्या है? तो ईस्ट का महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वो विटामिन बी होता है। ठीक है, विटामिन बी ये ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत आंवला, खट्टे जैसे पदार्थ जो होता है विटामिन सी होता है, जो चेहरे के लिए, बालों के लिए काफी जरूरत होता है, फेस के लिए भी होता है। अगला नंबर देखिएगा, एंजाइम। एंजाइम होता क्या है? तो एंजाइम जो होता है ये शरीर में पाचन करने का काम करता है, एंजाइम जो होता है। ठीक है, तो ये एंजाइम जो बनता है किससे है? तो ये एंजाइम बनता है प्रोटीन से। किससे बनता है? ये प्रोटीन से क्या होता है कि एंजाइम अपने शरीर में बनता है। और ये ऐसा नहीं कि एक बार अगर एंजाइम जो किसी खाना को पचा दिया, डाइजेस्ट कर दिया, तो ये खत्म हो जाएगा। नहीं, ये खत्म नहीं होता है। एक पचा देने के बाद फिर वो वापस आता है, फिर दूसरे खाने का वेट करता है, फिर खाना आता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर वो वापस आ जाता है। तो ये डाइजेस्ट करने का काम करता है एंजाइम जो होता है सो। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर सवाल दे दिया है कि वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने को क्या कहते हैं? तो ये चीजें ध्यान रखिए, केमिस्ट्री का सवाल है। ये कहता है कि वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को, मतलब कि ये अयस्क हो गया, कोई भी अयस्क ले लीजिए, इसमें वायु क्या होना चाहिए कि वायु नहीं होना चाहिए। वायु नहीं होना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए? हीट करना चाहिए। अब अयस्क को इतना हीट कीजिए, इतना हीट कीजिए कि इसमें जो होगा अशुद्धि जो होगा, वो अशुद्धि क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा वाष्प के रूप में। किसके रूप में? अशुद्धि निकल जाएगा। ये अशुद्धि क्या होगा कि वाष्प के रूप में क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा। और अयस्क क्या होगा कि पिघलेगा भी नहीं, क्योंकि इसके पिघलने का जो गलनांक मतलब का ये पॉइंट होता है, उसके नीचे तक के इसको क्या किया जाता है कि गर्म किया जाता है। तो अयस्क को इतने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है कि अयस्क पिघले भी नहीं है, अशुद्धि जो हो वो वाष्प के रूप में निकल जाए। उसको हम लोग निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जारन कहते हैं। एक तो जारन पूछ देता है, क्या पूछ देता है? जारन या प्रगलन, या प्रगलन, दो चीजें पूछता है। तो ये वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक इसी तरह से वायु की उपस्थिति में अयस्क को इतना गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए कि अयस्क पिघले भी नहीं, और इसमें मिली हुई अशुद्धियां जो हो वो बाहर निकल जाए, तो वो मेरा जारन कहलाता है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर जो सवाल आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो कौन होता है, ये जानना है। तो सबसे विद्युत जो ऋणात्मक होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक ऋणात्मक होता है भाई। तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करता है? ग्रहण करने का पावर रखता है, तुरंत ग्रहण करता है। ये सबसे क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजनी ग्रुप में अगर चलिएगा, हाइड्रोजन वाले में, हाइड्रोजन ग्रुप में क्या पढ़ना पड़ता है? हाइड्रोजन ग्रुप में आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, यही ना हो गया? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन,
ये 4 को जो है क्या होता है कि हाइड्रोजन ग्रुप में आता है। इस सब में से जो है सबसे ज्यादा ऋणात्मक यही होता है, फ्लोरीन जो होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फ्लोरीन आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा तो दोस्त इतने सारे सवाल लेकर के आए थे आज जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे और इसी सब से आएगा। अब इसको ध्यान रखिएगा कि कहां तक के हमने पढ़ा दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 100, कितना 100 तक के हमने कंप्लीट करा दिया है। अब अगले दिन जो शुरू करेंगे वो 100 से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत करना है, कंटिन्यू क्लास करते रहना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो इसमें आपके आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा 199 ना है, ये 200 हो गया। कितना हो गया? ये 200 हो गया। 200 क्वेश्चन हमने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 200। 200 तक के हमने कंप्लीट करा दिया है। अगले दिन 201 से शुरू करेंगे। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्त। जितना हो सके क्लास कंटिन्यू करते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे सारा पीडीएफ दिया हुआ है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का जो नाम है वो नाम देख लीजिए, जो चैनल का नाम आप देख रहे हैं वही है। क्या है? ERCB सर करके है। ये ERCB सर के एप्लीकेशन का है, इसी पे डाउनलोड कीजिएगा। इसी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा जितना पढ़ा रहे हैं सबका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ में। चलिए अब इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले दिन 201 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।